अब 8-10 दिन का समय बाकी है एनएससीसी एग्जाम के लिए और आज अपन बात करने वाले हैं कि एग्जाम से 10 दिन पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब परफॉर्मेंस की बारी है। दोस्तों, अगर मैं बातचीत करूं कि केमिस्ट्री का पेपर जिसमें अपन के पास 3 सेक्शन आने वाले हैं, फिजिकल आने वाला है, आईओसी आने वाला है और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाला है, उनका अमूमन नॉर्मल पिछले 5-6 साल में क्या वेटेज रहता है और किस चैप्टर से ज्यादा वेटेज रहता है, आपको आखिरी के 10 दिन में क्या क्या करना चाहिए, उन सब बातों पे आज अपन इस छोटी सी वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। ये आपकी तैयारी को थोड़ा बूस्ट तो जरूर करेगी कि आखिरी 10 दिन में अगर खेल अच्छे से खेला जाए तो एग्जाम को क्रैक तो किया जा सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बातचीत करूं तो इतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि मेन जो वेटेज रखता है वो फिजिकल केमिस्ट्री रखता है और साथ ही साथ आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखता है। आईओसी थोड़ा सा कम वेटेज रखता है, थोड़ा सा कम, ज्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम वेटेज रखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों से बोलूं कि यहां से लगभग 35% पेपर यहां से आएगा तो लगभग सिर्फ 30% पेपर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मामले में देखा जाता है। अब पहले क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटा सा हिस्सा है तो पहले उसी को निपटा लेते हैं कि वहां से क्वेश्चंस ज्यादा कहां से देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जनरली जो पाया गया है कि जो इसके कंसेप्चुअल चैप्टर है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग और साथ में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यकीन मानो अगर आप तैयारी कर रहे थे तो ये 2 चैप्टर तो आईओसी में आपके रटे हुए होने चाहिए। इनके सारे कंसेप्ट A to Z खत्म कर देना, वो खल्लास, खत्म, फिनिश। तो दोस्तों, ये 2 चैप्टर, इनसे ठीक ठाक सवाल देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं ब्लॉक केमिस्ट्री में, पी ब्लॉक आता है, हाइड्रोजन आता है, एस ब्लॉक आता है, डी एंड एफ ब्लॉक आता है और साथ में सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट भी आता है। यहां से कोई फिक्स पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन यह पता चलता है कि हाइड्रोजन की इतनी ज्यादा वेटेज नहीं रखते हैं ये लोग। साथ ही साथ एस ब्लॉक की वेटेज भी इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि यह पाया गया है कि हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, इनके क्वेश्चंस सॉल्ट के टाइम पर वो कनेक्शन करके पूछ तो लेते ही हैं। तो अगर आपको एंडिंग में कुछ चीजें याद रखनी है तो वो एक सॉल्ट एनालिसिस आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। खास करके जो सवाल कभी कभार बहुत आसान से सवाल फ्लेम टेस्ट के ऊपर देखे गए हैं, बोरेक्स बीट टेस्ट देखे गए हैं, जो कॉमन टेस्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो गया, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स टेस्ट हो गया, ब्लड रेड पीपीटी बनता है आयरन वाला, वो वाला टेस्ट हो गया, लेड एसीटेट वाला टेस्ट हो गया, सॉल्युबिलिटी के टेस्ट हो गए। तो जो स्पेसिफिक कॉमन फेमस टेस्ट है वो तो भैया पढ़ लेना। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर सॉल्ट के आए हैं तो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के ऊपर आते हैं कि सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट अगर होते हैं तो कौन से सल्फाइड सॉल्युबल हैं, कौन से सल्फाइड इनसॉल्युबल हैं, कौन घुलेगा येलो एल्यूमिनियम सल्फाइड में, ये सब चीजें यहां से पूछी जाती हैं। तो यकीन मानिए ये थोड़ा सा पार्ट आपको करना पड़ेगा। आखिरी में आप आज ही किताब खोल के बैठे हैं कि आज पढ़ लेते हैं 10 दिन पहले स्ट्रेटेजी टू क्लियर एनएससीसी एग्जाम 10 डेज बिफोर द एग्जाम, तो कुछ सहायता आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं पीसी से, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स अपने को देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स, आइए देखते हैं कौन से फटाफट। सबसे पहले मैं बातचीत करूं तो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, एनएससीसी का फेवरेट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। काफी मात्रा में, कई बार तो 4-4, 5-5 सवाल, 6-6 सवाल थर्मोडायनेमिक्स से ही टपक जाते हैं फिजिकल के। और वो थर्मोडायनेमिक्स के सवाल टपकने के साथ साथ आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां से अपने को ठीक ठाक सवाल देखने को मिलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर या बाकी सब चैप्टर्स की जो वेटेज है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं कि जहां से 4 से 5 सवाल कई बार आ जाते हैं, उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। बाकी नॉर्मल जिनके नाम नहीं ले रहा हूं, वहां से आप एक्सपेक्ट करेंगे 1-2 सवाल, 2-3 सवाल तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिडॉक्स प्लस आयोनिक इक्विलिब्रियम, इनको काफी छेड़ता है। आयोनिक में भी जो सवाल देखने को मिलते हैं अपने को, वो केएसपी वाले मिलते हैं और साथ में बफर वाले सवाल अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री में इन 3 चैप्टर्स की वेटेज अपने पास काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 सवाल, 1 सवाल, कई बार तो 3 सवाल। उसके साथ साथ हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, गैसियस की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, काइनेटिक्स की बात करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं। इन सबसे
मोर और लेस संख्या जो है वो बराबर आती है। अच्छा, अगर आपको मन करता है कि किसी को मैं आखिरी समय में छोड़ दूं, तो वो चैप्टर कौन सा होना चाहिए? तो जिस चैप्टर को आप आखिरी समय में छोड़ना चाहो, ऐसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जैसे अगर बातचीत करें थोड़ी सी, तो आपके पास जो सॉलिड स्टेट है वहां से सवाल आसान आते हैं, पर अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, वहां से भी बहुत सिंपल सवाल इमल्शन के ऊपर, सीएमसी के ऊपर सवाल देखने को मिलते हैं। नहीं पढ़ रखा है तो आप छोटे मोटे चैप्टर इंडिपेंडेंट छोड़ सकते हो, क्योंकि वहां से ज्यादा सवाल दिखते नहीं है। हाँ, अगर आप चीजों को पढ़ रखा है तो भैया इनकी प्रैक्टिस तो तमीज के साथ कर लेनी है। समझ में आ रही बात है ना? पढ़ाई हो चुकी है, पढ़ाई से परफॉर्मेंस का सफर की बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़ाई से परफॉर्मेंस। अच्छा, उसके बाद अगर मैं तुमसे बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, माशाअल्लाह, कुछ भी आ जाए सब कनेक्टेड है कि नहीं? तो यहां से नॉमेनक्लेचर का डायरेक्ट सवाल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म का भी डायरेक्ट सवाल ऑप्टिकल वाले कई बार आए हुए हैं, कई बार नहीं भी आए हुए हैं, तो आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी ही है तो एल्डिहाइड कीटोन, मतलब आपको क्या क्या पढ़ लेना है बताता हूं आप लोगों को। एक तो मेरे प्यारे नमूनों बच्चों, नेम रिएक्शंस को तो घोल के पी जाओ, है ना। एल्डोल, पर्किन, टिस्टिंको, रिफॉर्मेट्स्की, क्लेजन कंडेंसेशन, ये जितनी भी एल्डिहाइड कीटोन वाली जो कॉमन है, उसके अलावा वुड्स हो गई आपके पास, कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई आपके पास, फिंकलस्टीन हो गई, स्वार्ट्स हो गई, डार्जन रिएक्शंस हो गई, बस नाम लेते जाओ ए से लेके जेड तक, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं खत्म, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज डिस्टिंग्विश करने वाले 2,4-DNP टेस्ट हो गया आपके पास, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया आपके पास, KMnO4 वाला टेस्ट हो गया आपके पास, K2Cr2OCN वाला टेस्ट हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, लुकास रिएजेंट टेस्ट हो गया। तो जितने भी टेस्टिंग जो चीजों को डिस्टिंग्विश करते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो गया आपके पास, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट हो गया आपके पास, जो भी चीजों को डिस्टिंग्विश करने के काम आते हैं वो टेस्ट पढ़ लेना। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एहसान करना, मेरे ऊपर नहीं अपने ऊपर, एनसीईआरटी के जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं, अगर इनको भी एक बार लिख के बना लोगे ना, तो इतना मैं बोल सकता हूं कि एनएससीसी क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखने का है। तो दोस्तों, पीसी में क्या इंपॉर्टेंट है, ओसी में क्या इंपॉर्टेंट है, आईओसी में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब तो तुम्हें मैंने बतला दिया। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि जब तुम चीजों को आखिरी के 10 डेज में कम से कम कुछ चीजें, और अगर मैं बातचीत करूं तुमसे, कम से कम 2 मॉक फुल लेंथ तो लगा ही लो। इसकी एनालिसिस में अच्छा खासा टाइम देने का, अच्छा खासा टाइम एनालिसिस। अगर अब तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि सर मॉक पेपर कहां से लाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो कुछ नहीं करना तुम्हें बस आराम से प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करना है, उसको लगा लेना है, और उसको लगा के 2 घंटे तसल्ली से बैठ के टिका के अपने आप को उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उससे बढ़िया मॉक हो नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये काम तुम लोग कर लेना, और इतना कर लोगे अच्छे तरीके से, तुम एनएससीसी के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे। मैं तुम्हें पूरे पीडब्ल्यू की तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट बोलता हूं। इतने लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जरूर अच्छा करोगे, फोड़ोगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।